यहाँ पर हम लिखेंगे आर्गन, आर्गन का मतलब 18 होता है, 18 18 और तो 20 और 20 और 7 में हो गए 27, 27 होते हैं, ठीक है। आया सेंटर मेटल आयन कौन सा है, कोबाल्ट है। अगर सेंटर मेटल आयन कोबाल्ट है तो यहाँ पर इसकी अगर हम ऑक्सीजन अवस्था देखते हैं तो इसकी जो ऑक्सीजन अवस्था है कौन सी है, +3 है, कौन सी है, +3 है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये हो जाएगा AR। यहाँ पर 2 इसमें चले जाएंगे, एक इसमें से, तो ये रह जाएगा मेरे पास 36 और 4 है 0, 36 और 4 है 0, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास D है, कौन सा है, ये D है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 3D है। 3D के बाद ये कौन सा आता है, 3D के बाद ये 4S आता है, 4S के बाद ये कौन सा आता है, ये 4D आता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर NH3 है, मैंने बताया था 3 लिगेंड्स अगर आपके पास हो, एक को CO, एक को NH3 और एक को Cl- है, तीनों इनमें से अगर कोई लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का ह्यूमन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ह्यूमन कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ह्यूमन कर देते हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन का ह्यूमन किया तो मेरे पास इस तरह की स्थिति आती है, 1 2 है, 4 के पेयर्स बनेंगे तो 2 2 के पेयर बन जाएंगे, 2 ये खाली हो गए, 2 ये है और 1 3 है, ठीक है। अब मेरे को कितने NH3 जोड़ने हैं, 6 NH3 में इसमें जोड़ने हैं, तो एक NH3 यहाँ पर जुड़ेगा, एक NH3 यहाँ जुड़ेगा 2, एक NH3 यहाँ पर जुड़ेगा 3, एक NH3 यहाँ पर जुड़ेगा 4, एक NH3 यहाँ पर जुड़ेगा 5 और एक NH3 यहाँ पर जुड़ेगा 6 NH3 यहाँ पर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 और ये यहाँ 2। तो अगर इसके मैं संकरण की बात करता हूँ, इसमें कौन सा संकरण होगा, तो सॉफ्टवेयर यहाँ से अगर नाम करेंगे संकरण होगा D2sp3, इसमें संकरण आ जाएगा बेटा D2sp3, इसमें D2sp3 संकरण इसमें होगा, इसमें जो संकरण होगा वो होगा D2sp3, तो D2sp3 संकरण इसमें माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। क्या होता है ये, इसमें D2sp3 इसमें संकरण हो जाएगा, ओके। और अगर हम बात करते हैं संकरण की बात में, पहली चीज दूसरी चीजें बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की, इसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, अष्टफल की, कैसे अष्टफल की इसकी ज्योमेट्री आती है, अष्टफल की इसकी ज्योमेट्री आएगी। इसी चीज की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी यहाँ पर ना जो OS ऑक्सीजन स्टेट कौन सा है एटम का, तो +3 ऑक्सीजन स्टेट एटम का +3 है। इसके बाद मैं कहता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। पांचवें पॉइंट में अगर मैं बात करता हूँ, पांचवें पॉइंट में इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो युग्मित होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो युग्मित होने की वजह से प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। अगली चीज की अगर मैं बात करता हूँ कि इसका चुंबकीय आघूर्ण अगर निकाला जाएगा तो न्यूक्लियन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। न्यूक्लियन की वैल्यू 0 इसलिए आएगी क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या युग्मित है, इसलिए इसकी न्यूक्लियन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 7वें नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो 7वें नंबर से आपसे क्या पूछा जाएगा, 7वें नंबर से आपसे ये पूछता है कि ये रंगीन होगा या रंगीन होगा, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है इसलिए क्या होगा, ये रंगीन होगा, कलरलेस होगा, कौन सा होगा, कलरलेस होगा। 8वें नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें आंतरिक डिफ्रेक्शन का उपयोग होगा, इसलिए ये निम्न चक्र संतुलन है, कौन सा संतुलन है, ये निम्न चक्र संतुलन है, ये निम्न चक्र संतुलन, निम्न चक्र संतुलन। अगर आप इसकी ज्योमेट्री बनाना चाहते हो तो आप इसकी ज्योमेट्री बना सकते हो, ज्योमेट्री जब आप बनाओगे तो आपको पता है ये अष्टपदी है, अगर ये अष्टपदी है तो नीचे दूसरी आ जाएगा, सेंटर मेटल लाइन आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, ये NH3 हो जाएगा, ठीक है, और ये NH3 कितने हो गए 2, और ये तीसरा NH3 हो गया 3, और ये चौथा NH3 हो गया 4, और ये NH3 कितने हो गए 5, और ये NH3 कितने हो गए 6, और यहाँ पर क्या जाएगा +3 ये आपका हो जाएगा कौन सा, CONH3 6 3+ हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर IUPAC नाम की बात करते हैं तो बेटा इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्साअमीन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन हो जाएगा, ठीक है। अब इधर वाले की अगर हम बात करते हैं तो इधर वाले को अगर हम और थोड़ा देखते हैं तो इधर वाले को देखेंगे तो यहाँ पर भी वही प्रोसीजर है, यहाँ पर भी वही प्रोसीजर है। ये देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो ये मेरे पास आर्गन, आर्गन का नंबर कितना हो गया 18 18 और 20 और 20 और 7 कितने हो गए 27 हो गए। अब कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था देखिए, कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था कौन सी है, +3 है, +3 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आर्गन आ जाएगा, आर्गन तो ये हो जाएगा 3d6 और 4s हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने क्या है, 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में 4s है, 4s क्या है, क्या है ये क्या है, और क्या है ये 4d है, ये 4s है, और ये कौन सा ये 3d। अब अपन को क्या करना है, अपन को ये करना है कि यहाँ पर आपको 6 F प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर युग्मन तो होगा नहीं, इसको क्या होने पर क्या भी 4d आ जाएगा, 4d आ जाएगा तो आप शुरू कीजिएगा, एक प्रोटीन आपने यहाँ जोड़ दिया, एक प्रोटीन यहाँ जोड़ दिया 2, एक प्रोटीन यहाँ तो जोड़ दी 3, एक यहाँ मिलेगा 4, एक यहाँ मिलेगा 5 और एक यहाँ
पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा 6 आएगा। उसके बाद अगर पांचवें नंबर की बात करें तो इसमें देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अणुचुंबकीय होगा, अणुचुंबकीय। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये क्या होगा, अणुचुंबकीय हो गया। छठे नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ, छठे नंबर पे कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या होना है 4.87 आएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे u बराबर ये बराबर अंडर रूट n और n प्लस इस वाले फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो इसका क्या 4.87 आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि ये रंगीन हो गया, रंगीन होगा तो अपन कहेंगे कलरफुल होगा, तो इसमें आई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसमें बाहर वाले डिटेक्शन का प्रयोग हो रहा है, इसलिए बाह्य चक्रण संकुल होगा, बाह्य चक्रण संकुल या उच्च चक्रण संकुल भी बोल सकते हैं, उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं। ठीक है, अब 9वें नंबर पर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो 9वें नंबर पर इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये देगा इसकी, और इसके बाद फिर इसका ऐड करना है, 1 है 2 है 3 है और ये 4 है और ये 5 है और ये 6। इस तरह से ये दोनों होते हैं। यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहला सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि CO, पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि CONH363+ में तो D2sp3 संकरण होता है, जबकि COF63- में sp3 D2 संकरण होता है, क्यों? तो आंसर ये लिखेंगे कि CONH363+ में NH3 प्रबल क्षेत्र का लिगैंड होता है, इस इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, इसलिए इसमें D2sp3 संकरण होता है। अगला सवाल ये पूछा जाता है कि दोनों की ज्योमेट्री तो सेम है, तो ज्योमेट्री का सवाल कभी नहीं पूछा जाता। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी दोनों में सेम आ रहा है। अगला सवाल जो पूछा जाएगा CONH363+ तो प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि ये अष्टफलकीय होता है, क्यों? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें उच्च प्रबल क्षेत्र का लिगैंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होता है और वो अणुचुंबकीय होता है। ठीक है, इसका चुंबकीय गुण 0 होता है क्योंकि इसमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसका चुंबकीय गुण 0 नहीं होता है क्योंकि इसमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें 4 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसका चुंबकीय गुण 4.87 होता। ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो कलरफुल होता है क्योंकि इसमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें आंतरिक डी कक्षा पाए जाने के कारण ये न्यून चक्रण संकुल है, इसमें बाह्य डी इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग होने के कारण ये उच्च चक्रण संकुल होता है। इसलिए इसमें से कंपेरिजन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये हमारे टॉपिक था जो इस नाम से था, हमारा टॉपिक था आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत आपको नहीं है कि आप इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला हमारे पास इसमें जो टॉपिक है वो देखते हैं। ये वाला सिद्धांत है जो सर्कुल के रंग की व्याख्या भी नहीं करता है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास है वो ये है कि ये सर्कुल के रंग की व्याख्या नहीं करता। उसके बाद में यह है सर्कुल के चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं करता, सर्कुल के चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या नहीं करता, सर्कुल के चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इसकी कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा रहा है कि संयोजकता आवरण जो सिद्धांत होता है उस संयोजकता आवरण सिद्धांत की क्या कमियां हैं, तो आप पहला के लिखोगे संयोजकता आवरण जो सिद्धांत है वो यौगिकों में संयोजकता उपसंयोजक आवरण के निर्माण को तो समझाता है, परंतु इसकी कुछ कमियां हैं। तो पहली कमियां तो इसकी ये हो जाएगी
कि यह सिद्धांत है वो प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र में जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन से होते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कौन से होते हैं, उसके बारे में यह सिद्धांत कुछ नहीं बताता। दूसरा है कि यह जो सिद्धांत है वो संकुल के रंग की व्याख्या नहीं करता है, कि यह सिद्धांत संकुल के रंग की व्याख्या इसलिए नहीं कर पा रहा है कि इसमें क्या कौन सा कलर आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो इससे इसके रंग की व्याख्या नहीं की जा सकती। और यह संकुल होता है वो संकुल के चुंबकीय गुणों को भी व्याख्या नहीं करता। चुंबकीय गुणों का मतलब है कि यह सिद्धांत है ना वो ये नहीं बता पाता, ये सिद्धांत ये नहीं बता पाता है कि यह अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय आवेश की गणितीय व्याख्या होती है, मैथमेटिकल वैल्यू उसके बारे में ये सिद्धांत बता। अब जैसे हमारे पास ये सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के बाद में हमारे पास एक नया जो सिद्धांत आता है, वो सिद्धांत आता है जो आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत आएगा? जो सिद्धांत हमारे पास सिद्धांत का नाम है जी, वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है? पहली बात है संयोजकता आबंध सिद्धांत है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध जो सिद्धांत है, संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत है, संयोजकता आबंध सिद्धांत की कुछ कमियों को दूर करते हुए एक नया सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत को अपन नाम देते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत होता है, संयोजकता आबंध सिद्धांत में कुछ कमियां थी, संयोजकता आबंध सिद्धांत की कुछ कमियों को दूर करने के लिए सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत को नाम दिया गया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं? CFT के नाम से जानते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को CFT के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को CFT के नाम से जानते हैं। इसका प्रतिपादन किया था वो बेथे नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया था? बेथे नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है? तो संयोजकता आबंध सिद्धांत होता है। इस संयोजकता आबंध सिद्धांत की कुछ कमियां थी, उस संयोजकता आबंध सिद्धांत की कुछ कमियों को दूर करने के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया गया। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, इसको CFT के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे अंग्रेजी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो बेथे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कि बेथे नाम का जो वैज्ञानिक था उसने इस सिद्धांत के बारे में बताया था, कि इस सिद्धांत के बारे में बताया था। ये सिद्धांत है वो संकुल के चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या कर देगा, और ये जो सिद्धांत है वो संकुल में प्रबल क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र के लिगेंडों में विभेद कर देगा। इसलिए यह सिद्धांत है वो एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर पाएंगे कि ये सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत में मैंने आपको 2 टॉपिक बताए, ये 2 टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा और कोई दूसरा सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो इनका आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है।